हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात करें बेटा जी यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेकर आऊंगा लास्ट में क्विज। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। राइबोसोम मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस चीजें रिवाइज करवाऊंगा राइबोसोम की। ठीक है, तो बेटा जी पढ़ने वाले हैं क्या आज? पहला कोशिका अंगक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? अंतःद्रव्य जालिका। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं। हम बात करेंगे इसकी यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली हैं वो जरूर बताया करूंगा हर लेक्चर में। क्या हम ये पढ़ चुके हैं? कौन कौन हमारी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली हमने देख ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी किसकी? कोशिका भित्ति, पिछले लेक्चर में। अब आज हम किसकी बात करेंगे? मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कोशिका अंगक पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला कोशिकांग या कोशिका अंगक जो सबसे पहला आने वाला है, जरा देखिएगा यहाँ पर। वैसे आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, क्या आपको गुलाबी रंग की कोई संरचना दिख रही है इस आइसक्रीम में? देखिएगा यहाँ पर कुछ गुलाबी रंग का दिख रहा है, गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग की ये संरचना दिख रही है। ये है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार फटाफट देख लो, ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, ये नहीं, ये लाल रंग का नहीं, ये पूरा लाल रंग का, ये लाल रंग का जो ये डायग्राम बड़ा प्यारा लगता है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो लाल रंग की जो संरचना है ये पूरी, ये है केंद्रक। और आप बोलिए फिर ये गोल गोल ये क्या है? ये केंद्रक के अंदर मिलती है केंद्रिका, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो ये कि आपको ये गुलाबी रंग की जो संरचना दिख रही है, जिनका नाम क्या है? अंतःद्रव्य जालिका, ये किससे जुड़ी हुई है? बस इतना सा मैं पूछना चाह रहा था। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इस डायग्राम में भी देख लो। ये देखिए, ये जो पीले रंग की है ना, पीले रंग की ये है अंतःद्रव्य जालिका या अंतःप्रेद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ना, ये संरचना, ये वाली, ये पूरी, ये है बेटा जी केंद्रक। ध्यान से सुनना, ये पूरी संरचना कौन है? केंद्रक। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि ये अंतःद्रव्य जालिका किससे जुड़ी रहती है, किसके पास होती है? केंद्रक आवरण के पास में। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, जस्ट एक चीज समझानी थी जो इस डायग्राम में दिख रही है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी? अंतःद्रव्य जालिका की, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आइए बेटा जी, सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु, इसकी खोज किसने करी है और इसका ये जो नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसने दिया था? तो ध्यान से सुनना बेटा जी, समझना इस चीज को। 1945 में, कब? 1945 में दो वैज्ञानिक, एक है थॉम्पसन, एक कौन है? थॉम्पसन। और 1945 में ही एक और वैज्ञानिक पोर्टर। दो वैज्ञानिक हैं, एक थॉम्पसन है और एक पोर्टर है। थॉम्पसन का पोर्टर से कोई लेना देना नहीं है, पोर्टर का थॉम्पसन से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग देश के वैज्ञानिक हैं। देश कोई नहीं पूछेगा, हालांकि ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ी सी बेसिक सी चीजें वो बतानी जरूरी है। तो थॉम्पसन और पोर्टर ने अलग अलग हैं दोनों साइंटिस्ट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। पोर्टर ने भी खोजा, किसको खोजा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और थॉम्पसन ने भी खोजा किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए कब? सेम ही ईयर में खोजा, 1945 में। है ना आश्चर्यचकित करने वाली चीज? क्या एक ही वर्ष में दो अलग अलग वैज्ञानिक जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, इसने भी खोज करी किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसने भी खोज करी किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी 1945 में इन दो वैज्ञानिकों ने क्या करी थी? खोज करी थी। किसकी खोज करी थी बेटा? इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया किसकी खोज करी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सिंपल, चलें आगे। लेकिन 1953 में, ध्यान से सुनना, 1953 में, ठीक है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं सर क्या ये वर्ष याद रखने जरूरी है? नहीं, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप स्टार बना दूंगा, जो वर्ष इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप स्टार बना दूंगा। जैसे रॉबर्ट हुक वाला 1665 याद रख लेना, पढ़ाया था। सिंगर और निकोलसन का याद है 1972 याद रख लेना, भूल मत जाना। रॉबर्ट ब्राउन का केंद्र की खोज याद रखना 1831, भूल मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है, तो जो वर्ष ऐसे कौन? कोशिका सिद्धांत 1839 में, 38 में नहीं 39 में कोशिका सिद्धांत आया था, याद रखना। तो जहां जो वर्ष इंपॉर्टेंट है वहां मैं बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, सर वर्ष भी बताओ, होती है ना कई बच्चों को, होता है ना सर वर्ष भी बताओ। इसलिए उनको मैं बोलूंगा, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए उन बच्चों को लो बेटा ये वर्ष भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला नीट के एग्जाम में। ठीक है, 1953 में सिर्फ कौन बेटा? पोर्टर ने, सिर्फ पोर्टर ने क्या किया था? अब देखिए, इन दोनों ने तो खोज करी, मिलकर नहीं करी, अलग अलग करी। और 1953 में इसी पोर्टर ने, जिसने खोज करी थी, इसी ने ही ये नाम दिया। तो याद रखना, नाम जो था, नेम जो था, शब्द जो था, ये नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसने दिया था? पोर्टर ने दिया था। ठीक है, जबकि खोज किसने करी थी? पोर्टर ने भी करी और थॉम्पसन ने भी करी। उन्होंने अलग अलग कोशिकाओं में करी, लेकिन की तो सही ना दोनों ने। ठीक है, तो ये बताइए सिंपल सा पहला और दूसरा बिंदु की खोज किसने करी, नाम किसने दिया? डनाडन डन। क्लियर है? चलें आगे। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए समझना बेटा जी, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला प्रश्न आप पूछेंगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो शब्द जो है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ये अंतःद्रव्य जालिका का मतलब क्या है? यही पूछेंगे ना। आइए बेटा जी ध्यान से सुनना। देखिए यहां पर इस शब्द की अहमियत को समझना। ये बेटा एक कोशिका है, कौन बेटा? एक कोशिका। उस कोशिका में ये केंद्रक है, दोहरा आवरण होता है किसके? केंद्रक पे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब इस केंद्रक के पास, या इस केंद्रक आवरण के पास में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस केंद्रक आवरण के पास में एक झिल्ली में संरचना, क्या वर्ड बोला मैंने? झिल्ली में। झिल्ली समझ में आती है ना, आवरण। ये एक झिल्ली है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। देखिए बताएं मुझे कि आपको ये लाल रंग की एक झिल्लीदार संरचना दिख रही है? सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बड़े सिंपल तरीके से कि भैया ये लाल रंग की एक झिल्लीदार संरचना दिख रही है। बोलिए हां दिख रही है, बीच नीचे खाली के छोड़ दिया, अभी बता रहा हूं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये एक झिल्ली है। याद मैंने आपको बताया था दोहरी झिल्ली आवृत, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से होते हैं, एकल झिल्ली वाले कौन से होते हैं, और किसमें झिल्ली नहीं होती, सारे बता चुका हूं। तो अंतःद्रव्य जालिका एक झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है, वन मेम्ब्रेन। ठीक है, दिख रहा है? चल अब जरा सोचिए, यहां पर वर्ड आ रहा है अंतः। अंतः का मतलब होता है अंदर, यानी कोशिका के अंदर। यहां पर कोशिका के अंदर लिखता जाऊं, चलो जी, कोशिका के अंदर यहां पर लिख देता हूं। देखिएगा क्या लिख रहा हूं बेटा जी यहां पर, कोशिका के अंदर। अंतः का मतलब क्या है? कोशिका के अंदर। अंतः का मतलब है कोशिका के अंदर। मीनिंग समझ में आ गया? तो मैं मीनिंग बता रहा हूं, कोशिका के अंदर। ठीक है, द्रव्य। अब जरा सोचिए, कोशिका के अंदर क्या द्रव्य मिल रहा है? सोचिए यहां पर कोई द्रव्य है? आप बोलेंगे हां सर द्रव्य मिल रहा है। उस द्रव्य का नाम क्या है?
बताएं ये जो द्रव्य जो मिल रहा है इसको आप क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्या मिल रहा है? कोशिका द्रव्य, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या बोला? कोशिका के अंदर एक द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। जरा लिंक करिए शब्दों को, क्या बोला? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में। पूरी एक लाइन बैठ रही है ना समांतर रूप से। क्या कोशिका के अंदर, कहां पर? कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहा है? जालिका। अब आप बोलेंगे सर जालिका का मतलब, आप मुझे बताएं, आप सभी ने जाल देखा? जाल, जाल देखा है? जाल कैसा होता है बताता हूं। देखिए ये, देखिए ये मैंने, आपके घर में भी शायद जाल होगा, छत पे है जाल, है होता है ना, छत पे जाल होता है। देखिए बताना मुझे, क्या ये एक जाली रूपी संरचना है? जाल है या नहीं? सोचो, है या नहीं है ना? जरा सोचिए, ये मान लो एक झिल्ली है, ये एक झिल्ली है, आपने इन झिल्लियों को जोड़ दिया और जोड़ दिया और जोड़ दिया। जरा सोचिए, आप झिल्लियों को, ऐसी झिल्लियों को क्या करते जा रहे हैं? आपस में जोड़ते जा रहे हैं। जब आपस में जोड़ते जाएंगे तो क्या बनेगा? एक जाल बनेगा। देखिए इधर, देखिए ध्यान से देखना। पहले तो ये देखिए, क्या आपको झिल्लियां दिख रही हैं? ये सारी जो लाल रंग की मैंने बनाई है, ये सारी की सारी क्या हैं? झिल्लियां हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या ये झिल्लियां आपस में जुड़ी हुई हैं? ऐसे नीचे भी इसी तरीके से मान लो। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर ये जो झिल्लियां मैंने दिखाई हैं, क्या ये आपस में जुड़ गई हैं? और अगर ये आपस में जुड़ गई हैं तो ये क्या बना रही हैं? एक जाल बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एक जाल बना रही हैं। अब जरा इस पूरे शब्द को सोचो, इसका मीनिंग क्या क्या लिखा हुआ है? क्या कोशिका के अंदर, चलो जी ठीक है, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। क्या मिल रहा है? कहां पर मिल रहा है? कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहा है? झिल्लियों का, किसका? झिल्लियों का जाल मिल रहा है। अब पूरी लाइन को एक साथ पूरा पढ़ना। क्या ये इमेजिन करना है कि कोशिका, उस कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में क्या मिल रहा है? झिल्लियों से बना हुआ एक जाल मिल रहा है। ऐसा जाल क्या कहला रहा है? आपका अंत द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैक्सिमम बच्चे बस रटते हैं, मीनिंग तो समझते नहीं है। बेटा बायो में ना, बायो में याद रखना, ये जो शब्द होते हैं ना, खासियत में हर बार बोलता हूं, खासियत है बायो की, इनके जो शब्द है ना, उन्हीं में ही मीनिंग छुपे होते हैं। ठीक है, बस आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि उन शब्दों को फील करने की, उनको समझने की। ठीक है, प्यार करो किससे? सारे सब्जेक्ट से, बायो से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से। जिस दिन ये करने लग जाओगे ना, आपको मजा आने लग जाएगा ना। मैं कह रहा हूं सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगने लग जाएंगे, सच्ची। अब कईयों को ये बात मजाक में लेते हैं, कई बच्चे, कई बोलते हैं सर कैसी बातें कर रहे हो। वो देखिए, हर एक बच्चे का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ यही था, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था आपको बताना कि जब तक आप खुद अपनी सब्जेक्ट से एक मोह नहीं बना लेंगे ना, मतलब एक, जैसे मैं बायो पढ़ता हूं, मेरे को बड़ा आनंद आता है, मजे आते हैं। कईयों को फिजिक्स पढ़ने में आते हैं, कईयों को केमिस्ट्री पढ़ने में आते हैं। अभी इस समय पर आपको वो तीनों से आने चाहिए, क्योंकि वो तीनों ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो बस वही है, थोड़ा सा मतलब फीलिंग्स लीजिए हर सब्जेक्ट की। जिस दिन वो लेना स्टार्ट कर देंगे, मैं कह रहा हूं बहुत बहुत इजी लगने लग जाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए बेटा जी, तो मीनिंग समझ में आ गया आपको अंत द्रव्य जालिका का, अंत द्रव्य जालिका, अंत द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? एक जाल है, किसका? झिल्लियों का, जो कहां पर मिल रहा है? कोशिका द्रव्य में मिल रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है, ये जो झिल्लियों का जो जाल जो होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो जाल जो होता है, ये झिल्लियों का जाल जो होता है, मैंने आपको बता दिया किससे जुड़ा होता है। ये केंद्रक आवरण से जुड़ा रहता है। आइए देख लीजिए, यहां पर दिख रहा है आपको, देखिए जरा, ये केंद्रक आवरण से हमने एक झिल्ली जोड़ी, फिर एक और झिल्ली, फिर एक और झिल्ली, फिर एक और झिल्लीदार संरचना। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ऐसे ये झिल्लियां फैली पड़ी हैं, फैली पड़ी हैं। मैंने जरा सोचिए, ये वाला डायग्राम देखिए, देखिए क्या ये आपको जाल नहीं लग रहा? लग रहा है ना, ये जाल है या नहीं? बिल्कुल एक जाली, एक नेटवर्क है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जाल नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल लग रहा है ना? जाली, जाली रूपी संरचना नहीं है क्या ये? बिल्कुल है, होता है ना। चलिए, किससे जुड़ा हुआ है? मैंने आपको बोला केंद्रक आवरण से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने कितने बिंदु बता दिए बेटा अंतर्द्रव्य जालिका में? 3। क्या क्या? अंतर्द्रव्य जालिका की खोज किसने करी? साहब इन दोनों ने करी। अंतर्द्रव्य जालिका नाम किसने दिया? साहब पॉटर ने दिया। 2 बिंदु। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि इनको अंतर्द्रव्य जालिका क्यों बोला जाता है, ये तीसरा बिंदु था। इनको अंतर्द्रव्य जालिका या अंतर्द्रव्य जालिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक जालिका के रूप, एक जालिका के समान संरचनाएं होती हैं जो जो मिल रही हैं अंदर, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। कहां पर? कोशिका द्रव्य में। इसलिए अंत यानी अंत मतलब कोशिका के अंदर, द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य में क्या मिल रही है? जालिकाओं से बनी हुई झिल्लियां मिल रही हैं। इस संरचना को हमने बोला है अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, चलें आगे। इतनी सी बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा जी, यहां पर अब आपने बोला सर ये जो झिल्लियों का ये जो जाल है, ये केंद्रक आवरण से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है ये बाद में आएगा, अभी सिर्फ इतना सा केंद्रक आवरण के पास में है। चलो अभी थोड़ी देर में आएगा, बताऊंगा अभी क्यों पास में, क्या रीजन है। ठीक है, चलिए आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, अब आगे चलते हैं। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना। अब आप पूछेंगे सर ये सारी चीज समझ में आ गई, आपने ये नहीं बताया इसके अंदर क्या मिल रहा है ना। चलो इसके बाहर, ये जो झिल्लियां हैं इनके बाहर तो कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इन झिल्लियों के बाहर कोशिका द्रव्य है। सर इनके अंदर क्या मिल रहा है ना, यही पूछेंगे ना, सर इनके अंदर क्या मिल रहा है? बेटा इनके अंदर भी द्रव्य मिलता है। इसके अंदर भी क्या, इन झिल्लियों के अंदर भी क्या मिलता है? द्रव्य मिलता है। और उस द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। चलो वो सिंपल सी चीजें, हालांकि कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कई बार बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर ये आपने जो संरचना दिखाई है, चलो ये तो झिल्ली है, ये तो समझ में आ गया, ये एक झिल्ली मेम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर क्या है? तो ये भी बताना जरूरी होता है कि बेटा अंदर भी खाली नहीं, अंदर द्रव्य मिल रहा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, खनिज होंगे, लवण होंगे, यानी अंदर कुछ तरल भरा पड़ा जिसको हमने द्रव्य बोला है। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था पक्का। अब मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं, देखना ध्यान से सुनना। मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं और मैं आपसे पूछने वाला हूं, मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक आवरण है,
हमने बोला कि केंद्रक आवरण जो होता है उसके पास होती है क्या, इस तरीके से कुछ झिल्लीदार संरचनाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और केंद्रक आवरण से भी जुड़ी हुई हैं। हमने बोल दिया इसको अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्या ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्या ये जो संरचना मैं दिखा रहा हूं क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? हाँ। अब बोलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं बोलूंगा हाँ। अब बोलिए कैसे? ध्यान से देखना बेटा, ये जो अंतःद्रव्य जालिका जो होती है ये मुख्य रूप से तीन रूप में मिलती है। क्या बोला? ये जो अंतःद्रव्य जालिका ये तीन रूप में मिलती है, तीन फॉर्म्स में मिलती है। अब देखिए मैं प्रकार नहीं बता रहा हूं, कई बच्चे सोचेंगे कि सर आप अंतःद्रव्य जालिका के प्रकार बता रहे हो। नहीं, प्रकार नहीं, रूप बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अंतःद्रव्य जालिका कितने बिंदु है बेटा? चौथा बिंदु है। क्या ये कोशिका द्रव्य में, ध्यान से सुनना, ये कोशिका द्रव्य में तीन रूप से पाई जाती है। क्या बोला? तीन रूप से मिलती है, थ्री फॉर्म्स में मिलती है। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे अब आप बोलेंगे सर रूप और प्रकार में क्या अंतर है? पूछेंगे सर आप बोल रहे हो यहां पर अंतःद्रव्य जालिका तीन रूप से मिलती है, तो फिर अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो प्रकार और रूप में क्या अंतर होता है ना? देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, अभी मेरा रूप देखो कैसा दिख रहा है, गुस्से वाला। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि मेरे को गुस्सा कम आता है, इस वजह से ये मेरा गुस्से वाला रूप है। अब हंसने वाला रूप है, हूं तो मैं एक ही ना, मेरा तो कोई प्रकार नहीं है ना, हूं मैं एक, लेकिन मेरे अलग अलग रूप है। समझ में आ गया? अब जरा सोचिए मेरा एक और प्रकार बन जाए, मान लो एक और पार्थ, वायु का एक और टीचर पार्थ जो गिट्टा है यानी बोना है, ठीक है, बटला है, ठीक है, अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए पार्थ के दो प्रकार हैं, एक लंबा और एक बोना, लेकिन जो लंबा वाला है उसके दो रूप हैं। कौन कौन सा? एक हंसमुख और एक गुस्सा करने वाला। और जो ठिगना है, जो बोना है, उसके भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। यानी प्रकार अलग चीज है, रूप अलग चीज है। एक ही चीज का अलग अलग तरीके से मिलना क्या कहलाएगा? रूप। ठीक है, समझ में आ गया? चल तो बेटा जी ये कोशिका द्रव्य में तीन रूप से मिलते हैं। कौन कौन से रूप से मिलते हैं? पहले मैं नाम बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहला नाम आपने याद रखना है, कोश, जिसे हम सिस्टर्नी भी बोलते हैं। याद रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। अभी बताऊंगा कैसी होती है। दूसरा है बेटा जी आशय, जिसे हम पुट्टिका भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश में भी वर्ड बता दूंगा। और तीसरा होता है नलिका या नलिकाएं, है ना? चलो अब इंग्लिश में और बता देता हूं इनको क्या बोलते हैं बेटा। नलिकाओं को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, आशय को बोलते हैं बेटा वेसिकल्स, या पुट्टिका को क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। और कोश, जिसको हमने सिस्टर्नी भी बोलता, इंग्लिश में भी सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो ये तीन रूप हैं, प्रकार नहीं है, तीन रूप हैं। अब आप बोलिए कौन कौन से दिखेगा? देखिए दिख रही है आपको ये? क्या ये एक झिल्लीदार संरचना है? हाँ, और ये झिल्लियां आपस में जुड़ी हुई है, इनको बोला जाता है बेटा जी सिस्टर्नी। क्या आपको यहां पर सिस्टर्नी दिखाएं जरा, सॉरी, क्या आपको यहां पर सिस्टर्नी शाखित होती हुई दिखाई दे रही है? अनियमित आकृति की दिख रही है? नहीं, फ्लैट है। कैसी है? चपटी है, चपटी और आपस में जुड़ी हुई। क्या ये सिंपल सी, क्या ये सिंपल से दो बिंदु आपको समझ में आए हैं? देखिए जल्दी से देखिए, क्या ये सिंपल से दो बिंदु आपको समझ में आए हैं? कैसी दिख रही हैं? बताएं जरा, सोचिए। ये झिल्लियां आपको सिस्टर्नी जो रूप जो आपको दिख रहा है, रूप कैसा दिख रहा है? क्या चपटी झिल्लियां दिख रही है? चपटी झिल्लियां बताएं, दिख रही है? क्या आपस में जुड़ी हुई दिख रही है? बताएं, क्या आपस में जुड़ी हुई दिख रही है? हाँ, तो अगर इस रूप में मिलती है कौन? अंतःद्रव्य जालिका, तो हम बोलते हैं सिस्टर्नी। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। अब आप मुझे बताएं कैसी दिख रही है? आप बोलेंगे सीधा सीधा गोलाकार दिख रही है सर। मैं बोलूंगा हाँ बस खत्म, गोलाकार दिख रही है। इसको ऐसा रूप क्या कहलाता है बेटा? पुट्टी। क्या कहला रहा है? पुट्टी का। या इसको हमने क्या बोला था? आशय। क्या बोला है? आशय बोला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो आकृति दिख गई आपको, आकार दिख गए हैं, दो रूप दिख गए हैं। ठीक है, ये भी अंतःद्रव्य जालिका, ये भी अंतःद्रव्य जालिका, याद रखना। ठीक है, और इसका कार्य मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसका कार्य मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम गोल्जी का पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा कि ये भी एक अंतःद्रव्य जालिका ही है। ठीक है, लेकिन मेन कौन है? ये जो हमें बुक्स में दिखाई जाती है ना मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ये वाली दिखाई देती है। ये वाली नहीं बताते, लेकिन मैंने बताई है, जरूरी है बताना, कोई ना कोई कारण है बताने का। ठीक है, और आखिरी कुछ बताएं जरा, यहां पर क्या आपको ये दिखाई दे रही है? क्या यहां पर कोई निश्चित आकृति है? नहीं। यहां पर है, हाँ है, गोल। यहां पर है, हाँ है, चपटी है, झिल्लियां। क्या यहां पर चपटी है? नहीं। जरा देखिए, इस तरीके से घूम रही है, फिर सीधी होगी, फिर ऐसे घूम रही है, यानी यहां पर निश्चित आकृति नहीं है, पहला बिंदु। और निश्चित आकृति नहीं है, यानी अनियमित आकृति है, बोल सकता हूं अनियमित आकृति। और साथ साथ अनियमित आकृति के साथ साथ बेटा जी यहां पर ये शाखित भी है। जरा सोचिए, क्या आपको शाखाएं निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है? सोचिए, ये गई, फिर इधर शाखा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर निकल रही है। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, हमने सीधा बोला क्या? नलिकाएं। क्या बोला है? नलिकाएं। ठीक है, इनका भी रोल है, इनका भी कुछ काम है, बताऊंगा, तसल्ली रखना, सब बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, आपके ना दिमाग के चक्षु जो है ना वो खुल जाएंगे। अभी तक जो नहीं पढ़ी ना चीजें, वो जब आप पढ़ेंगे ना तो एकदम ऐसा लगेगा, आनंद फील होगा, सर ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा होता है। क्या होता है वो आएगा, तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना, ये तीन रूप होते हैं किसके बेटा जी? याद रखना, किसके? अंतःद्रव्य जालिका के। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, भूलना मत, ये हमारा चौथा बिंदु था, ये अंतःद्रव्य जालिका के रूप कितने होते हैं। डन डन डन। चलें आगे, आइए अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब हम बात करने वाले हैं अंतःद्रव्य, कितने बिंदु हो गए भैया? चार, पांचवा बिंदु, अंतःद्रव्य जालिका के प्रकार। किसकी बात करने वाले हैं? अंतःद्रव्य जालिका के, अंतःद्रव्य जालिका के प्रकार देखने वाले हैं।
टाइप्स देखने वाले हैं। अब अंतद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना बेटा जी। अंतद्रव्य जालिका ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, दो प्रकार की होती है अंतद्रव्य जालिका। एक होती है बेटा जी, ध्यान से सुनना, एक होती है RER और एक होती है SER। हम बोलेंगे RER SER, रुको देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जरा सोचिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश को शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ER। इतनी सी बात समझ में आ गई है, शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ER। अब इंग्लिश हिंदी मत करना, यहाँ पर जो कंसेप्चुअल चीज है उसको कंसेप्ट के रूप में समझना, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, ER। अब भैया यहाँ पर ER एक R वाला है और ER एक S वाला है। अब R वाला क्या है, S वाला क्या है, बहुत सिंपल, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ER पूरा नहीं लिख रहा हूं, इतना तो समझ में आ जाएगा, ER कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका, रफ है, रफ खुरदरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब आप पूछेंगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं, खुरदरी, अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फील हो रहा है ना, बस इतनी सी बात। S क्या है यहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलेंगे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो भैया दो प्रकार की होती है हमारी अंतःद्रव्य जालिका, एक खुरदरी और एक चिकनी। अब क्या है खुरदरी, क्या है चिकनी, अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ फील करना। क्या फील कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, और एक और रोड है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एक रोड है जिसके ऊपर ना जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलेंगे, गतिरोधक बोलेंगे शायद, यही बोलते हैं गतिरोधक। स्पीड ब्रेकर देखे ना, वो एक रोड के ऊपर इतना फुली हुई सी संरचना होती है, फुला देते हैं सीमेंट को, फिर कोई स्पीड से आता है तो पहले स्पीड स्लो करता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर सीधा सीधा जाता है ना। तो बेटा यहाँ पर ना स्पीड ब्रेकर है, यानी कुछ फूला फूला सा भाग इस रोड पर लगा दिया या नहीं लगाया। अब आप मुझे बताएं, कौन सी रोड बिल्कुल स्मूथ है, कौन सी रोड बिल्कुल चिकनी है, और कौन सी है जिस पर स्पीड ब्रेकर है, जिसकी वजह से वो रोड थोड़ी सी खुरदरी हो जाएगी। खुरदरी मतलब इन द सेंस बिल्कुल प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, उसमें रफनेस है, थोड़ा सा खुरदरापन है। क्यों, किसी चीज का यहाँ पर लग जाना क्या कर देगा, इसको थोड़ा सा रफ कर देगा कि नहीं कर देगा। इतनी सा फीलिंग समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक है खुरदरी और एक है चिकनी। आइए सीधा सा मीनिंग समझते हैं, क्या है खुरदरी, क्या है चिकनी, आइए ध्यान से सुनना। देखिए बेटा जी, अच्छा एक और चीज जो खुरदरी होती है ना, इसका एक और नाम होता है कणिका में, ये भी याद रखना, इसको ना कणिका में भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं अकणिकीय। ठीक है, अब क्यों बोला है कणिका में, इसको क्यों बोला है अकणिकीय, आइए समझते हैं बेटा। देखिए आपको ये बोला था ना मैंने कि अंतःद्रव्य जालिका मुख्य रूप से कौन से रूप में मिलती है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेन कौन सी होती है, ऐसी वाली होती है, किसके पास होती है, केंद्रक आवरण के पास में होती है। ठीक है, आइए देखिएगा, ध्यान से देखना। ये मान लो अंतःद्रव्य जालिका है, ठीक है, दिख रही है, चलो एक इधर भी देखिए, चलो जी, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ आपको अंतःद्रव्य जालिका दिखा दी, कौन से रूप की, सिस्टर्नी रूप की। मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, सिस्टर्नी। चलो दोनों तरफ मैंने आपको सिस्टर्नी दिखा दी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखकर मुझको जल्दी से बताइएगा, कौन सी सिस्टर्नी की सतह खुरदरी है और कौन सी सिस्टर्नी की सतह चिकनी है। बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, कौन सी है जिसकी सतह खुरदरी है और कौन सी है जिसकी सतह सपाट है, चपटी है, बिल्कुल प्लेन है, मैं बोलूंगा चिकनी है। कहां पर छोटे छोटे कण मिल रहे हैं, जरा सोचिए, ये भी सोचो, कहां पर छोटे छोटे कण मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर यहां पर ये छोटे छोटे यहां पर कुछ कण मिल रहे हैं, मैं बोलूंगा हाँ भाई मिल तो रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, वहां नहीं मिल रहे, यानी वहां की जो सतह है वो बिल्कुल स्मूथ है, यहां पर जो सतह है वो स्मूथ नहीं है, वो खुरदरी है। तो अब आप मुझे बताएं सिंपल सा, कौन सी अंतःद्रव्य जालिका जिसपे कणिका मिल रहे हैं, छोटे छोटे कण मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, तो ऐसी अंतःद्रव्य जालिका कौन क्या बोलेंगे, कणिका में। क्या इसकी सतह बिल्कुल सपाट है, प्लेन है, स्मूथ है, नहीं खुरदरी है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, खुरदरी। यहां पर नहीं है, यहां पर ये छोटे छोटे कण नहीं है, इसलिए क्या बोला, अकणिकीय। जब कण नहीं है तो सतह कैसी है, बिल्कुल चिकनी है, यानी स्मूथ है, यानी बिल्कुल, हाँ है ना, सिंपल सा था। चलिए अब ये मीनिंग तो समझ में आ गया कि सब दो प्रकार की हमारी अंतःद्रव्य जालिका होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। ठीक है, अब बात आ रही है जो खुरदरी है, इस पर ये कण जो है ये किसके हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न, ये कण किसके मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा याद रखना बेटा जी आपने, RER और SER में अगर मैं अंतर देखूं बहुत सिंपल तरीके से, तो मुझे पता लगेगा कि RER में यानी खुरदरी, खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन सी बेटा, खुरदरी जो है, जो हमारी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो हमारी चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें छोटे छोटे कण जो थे जो खुरदरी में मिल रहे थे, ये किसके थे। आप सीधा सीधा बोलेंगे सर राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो कणों के रूप में, कणों के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, कणों के रूप में यहां पर झिल्ली पर लग जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका खुरदरी किसके कारण हो रही थी, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, यानी राइबोसोम इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि यहां पर राइबोसोम नहीं मिलते हैं, याद रखना, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं मिलते हैं, यहां पर राइबोसोम मिलते हैं। बताएं, ये सिंपल सी बात छोटे बच्चों की तरह, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये राइबोसोम नहीं मिल रहे, सतह कैसी चिकनी, यहां पर मिल रही, सतह कैसी है, खुरदरी। चल ये तो होगी बच्चों वाली बात। अब थोड़ी सी हम बड़ों वाली बात कर लेते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ों वाली बात कर लेते हैं। वो क्या, मुझे बताएं, यहां पर राइबोसोम यहां नहीं है, यहां है। सर ये राइबोसोम को किसने चिपकाया, प्रश्न नहीं आएगा मन में, सर यहां पर राइबोसोम है, ठीक है चलो, नहीं ओके डन डन डन, यहां पर राइबोसोम है, हाँ है, कौन लेकर आया, किसने चिपकाया, कौन राइबोसोम को इनसे चिपका रहा है, आएगा ना मन में प्रश्न। तो याद रखना बेटा जी, यहां पर भूल मत जाना, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, क्या बोला, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं
ठीक है, जो राइबोसोम को जोड़ते हैं, जो राइबोसोम को जोड़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन से प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम को जोड़ते हैं? पूछेंगे ना, आइए लीजिए सीधा आंसर बेटा, उन राइबोसोम को देखो इस तरीके से भी सोचो। देखो एक है मेरे पास चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, मान लो एक मेरे पास चिकनी और एक और मेरे पास दो चिकनी है, दो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, ठीक है, गलत वे में मत निकालिएगा, जो कहने चाह रहा हूं उसको फील करिएगा। दो मेरे पास चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर मैंने कुछ नहीं जोड़ा, वो चिकनी की चिकनी रह गई, लेकिन दूसरी चिकनी जो थी उसके ऊपर मैंने राइबोसोम जोड़ दिया। जब मैं एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम जोड़ दूं तो वो खुदरी नहीं बन जाएगी? आप बोलेंगे हां सर खुदरी बन जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर मैं अगर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर अगर राइबोसोम जोड़ दूं तो खुदरी बन जाएगी। तो साहब कौन जोड़ रहा है, किसने जोड़ा? तो मैंने बोला कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन है जो राइबोसोम को जोड़ते हैं। अब आप बोलेंगे कौन, तो नाम सुनिएगा, उनका नाम है राइबोफोरिन फर्स्ट, ये प्रोटीन का नाम है, और दूसरा राइबोफोरिन सेकंड। ये दो ऐसे विशेष प्रोटीन हैं जो जोड़ते हैं। अब आप मेरे को पता है, आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को पता है, अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये प्रश्न नीट में आता है, नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे फिर बताया क्यों? क्योंकि कई बार मन में प्रश्न आता है, उन प्रश्नों को अगर हल ना किया जाए तो बेचैनी सी होती है। क्या बेचैनी? आपके मन में ये आता है कि सर यहां पर राइबोसोम मिल रहे, सर यहां नहीं मिले, चलो ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन कई बार आता है ना ये मतलब बेचैनी, खुजली नहीं होती है कि सर किसने जोड़ा। तो बस वही बेचैनी दूर करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया। पूछा नहीं जाएगा नीट में, मैं आपसे साफ साफ बोल रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एक बेचैनी जो होती है ना उसको दूर करने की कोशिश करिए। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें से एक ये भी होता है। तो आई होप ये प्रश्न का आंसर आपको मिल गया कि राइबोसोम जोड़ कौन रहा है। तो राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकंड, ये दो विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो जोड़ते हैं। अब आपसे नीट में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या यहां पर ऐसी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका के पास में ऐसे प्रोटीन होंगे? नहीं, ऐसे प्रोटीन नहीं होंगे। खत्म, बताएं, इतनी सी बात आपको समझ में आई है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है पक्का? कितने अंतर मैंने आपको बताया? सिंपल से दो, एक आखिरी अंतर और रह गया है, तीसरा अंतर, जिसको मैं यहां पर लिखूंगा और यहां पर लिखूंगा, क्योंकि इधर जगह नहीं है तो तीसरा बिंदु मैं यहां लिख रहा हूं। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? ऐसी सिंपल सी चीज तो समझ में आ जाती है कि भैया जगह नहीं है नीचे, तो साहब यहां पर लिख दिया तीसरा बिंदु। चलेगा ना? इतना तो चलेगा ना भाई? चलेगा, बिल्कुल चलेगा मास्टर, हमें बिल्कुल चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज समझाई जा रही है ध्यान से सुनिएगा। आखिरी और सिंपल सी चीज क्या, सुनिएगा मेरा प्रश्न आपसे। अब एक और है, क्या प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है? जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाएं। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होती है? दिमाग लगाएं, सोचिए। देखिए ये है रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि आप मेरे आंसर दे रहे होंगे, यानी आपको एक तरीके से लाइव की तरह ही फीलिंग आ रही होगी। आ रही है ना बांगड़ू? जल्दी से लिखो, जल्दी से बताओ कि कौन जल्दी से बताओ कौन है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपने आंसर लिख दिए हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। कौन? राइबोसोम जो होते हैं, ये जो राइबोसोम जो होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, बुलंद, ठीक है। अब आप मुझे बताना, राइबोसोम इसके पास है कि इसके पास? आप बोलेंगे सर इसके पास नहीं है, इसके पास है। तो राइबोसोम जिसके पास है वो क्या बनाएगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या बनाएगा? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? तो सिंपल तरीके से याद रखना बेटा जी, इनका कार्य, खुदरी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका का कार्य होता है क्या? प्रोटीन संश्लेषण। यहां पर लिख रहा हूं कार्य। ये चलिए अगले पेज पर ही तीसरा बिंदु बता देता हूं, फिर आप बोलेंगे सर घुसपुछ हो गई। आरआर एसईआर, ठीक है। तीसरा बिंदु यहां नहीं बता रहा हूं, बस तीसरा बिंदु यहां नहीं बता रहा हूं, तीसरा बिंदु यहां पर बता रहा हूं। आरआर का कार्य अगर मैं देखूं तो इसका कार्य क्या होता है, और एसईआर का अगर मैं कार्य देखूं तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो भूलना नहीं बेटा जी, ये तो सिंपल से समझ में आ जाएगा। आरआर यानी ऐसी अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका जिसके पास है राइबोसोम, और राइबोसोम किसी फैक्ट्री प्रोटीन की, तो सीधी सी बात है, इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। इसका संश्लेषण बेटा जी, प्रोटीन का संश्लेषण। सिंपल, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, पक्का ना? अब इसके कार्य की बात करते हैं। इसके पास नहीं है बेटा जी, क्या नहीं है? राइबोसोम नहीं है। तो आप बोलिए सर इसका तो फिर कोई कार्य नहीं होगा। नहीं बाबू, इसका भी कार्य है, और इसका कार्य याद रखना क्या? लिपिड संश्लेषण। याद रखना है आपने। आरआर का कार्य क्या होता है? प्रोटीन्स का निर्माण, क्योंकि उसके पास है राइबोसोम। एसईआर का कार्य होता है लिपिड्स का निर्माण, क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। किसका निर्माण करेगा? लिपिड का निर्माण करेगा। आप बोलेंगे सर लिपिड क्या होता है? मैं देखिए हल्का हल्का हिंट आपको देता रहता हूं बीच में, मैंने पहले भी बताया। क्या? तेल नाम सुना है, लगाया भी है। वसा अगर देखनी है तो देखिएगा, कईयों के फादर जो होते हैं ना, उनके पेट निकले होते हैं, पेट निकल जाते हैं, बोलते हैं ना क्या मोटापा आ गया, तो क्या इकट्ठी हो जाती है? वसा, फैट, ठीक है। तो फैट और ऑयल, वसा और तेल एक प्रकार के क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, ठीक है। तो बेटा जी इन लिपिड्स का संश्लेषण कहां पर होता है? एसईआर में होता है भाई मेरे। किसमें होता है? एसईआर में। याद रखना, भूल मत जाना, ये प्रश्न बन सकता है नीट में। बताएं, इतना सिंपल सा प्रश्न छोड़ के आएंगे अगर आ गया तो। ये एसईआर का कार्य क्या होता है? मान लो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें लिखा हुआ लिपिड का संश्लेषण, बताओ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे ना? ऐसे सिंपल से क्वेश्चन छोड़ोगे नीट में? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल मर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भैया, इतने सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे भैया, ठीक है। तो ये है कार्य। अब आप पूछेंगे आखिरी बिंदु बेटा, आखिरी कार्य के आधार पर एसईआर, कार्य के आधार पर अगर मैं देखूं, एसईआर ज्यादातर कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा? एसईआर ज्यादातर कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा, और आरईआर ज्यादातर कौन सी कोशिकाओं में मिलेगा? अब एक सिंपल सी बात सोचो ना मेरे भाई, एक कोशिका है जो प्रोटीन्स का निर्माण करती है, एक मैंने बोला एक ऐसी कोशिका जो प्रोटीन्स का निर्माण करती होगी बहुत सारा, और एक ऐसी कोशिका जो वसा का निर्माण करती होगी। अगर मेरे शरीर के अंदर बात करूं, ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां, नाम सुना है ना? ग्रंथियां सुना? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अवतंबु ग्रंथि, अवतुक ग्रंथि सुने, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये नाम सुने, पेनक्रियाज, अग्नाशय नाम सुने। ये जो ग्रंथियां होती है क्या निकालती है? हार्मोन्स निकालती है, नाम सुना होगा हार्मोन। और छोड़ो, आप मुझे बताओ एंजाइम नाम सुना? एंजाइम सुना है ना? देखो सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं सिंपल चीजों को अगर मैं आपसे पूछूं तो टफ पड़ जाएंगी। क्या एक एंजाइम में और एक हार्मोन में क्या अंतर है? सोचा कभी? एक एंजाइम की कैसी प्रकृति होती है, हार्मोन की कैसी प्रकृति होती है? नाम सुनने में ऐसा लगेगा अरे ये तो एंजाइम तो सुना हुआ 11वीं 12वीं कक्षा में सुना था, अरे हार्मोन सुना हुआ 11वीं 12वीं कक्षा में, लेकिन जब सीरियसली पढ़ने बैठो और सोचो कि एंजाइम और हार्मोन में फर्क क्या है, एंजाइम किससे बने हुए हैं, हार्मोन किससे बने हुए हैं, ठीक है। एंजाइम का कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य क्या है, दोनों में फर्क क्या है?
तो फिर माथा हिल जाता है। अभी समय नहीं है ये बताने का कि एंजाइम किससे बने, एंजाइम का कार्य क्या है, हार्मोन किससे बने, हार्मोन का कार्य क्या है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतने से बात बताने की कोशिश करूंगा, क्या सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बोला? सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हाँ, अपवाद होते हैं, एक दो अपवाद होते हैं, जैसे एक राइबोजाइम होता है जो आरएनए का बना होता है। अब ये ना थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला क्या कि अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि मैक्सिमम, ज्यादातर एंजाइम किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। कुछ हार्मोन्स हैं वो भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। अब जरा सोचो, वो हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए हैं, वो एंजाइम जो प्रोटीन से बने हुए हैं, उन हार्मोन्स को, उन एंजाइमों को कौन निकाल रही है? कोशिका। कौन निकालती है? कोशिका। तो जरा दिमाग लगाइएगा, उन कोशिकाओं में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? किसकी मात्रा ज्यादा होगी? आरईआर के एसईआर? सोचो। और सिंपल बना दो इसको, और सिंपल बना दो। अब इधर देखना, सामने देखना। आप सभी ने पालक खाई है? आप बोलेंगे हाँ सर खाइए। दाल खाई है? हाँ सर खाइए। आप सभी ने, और उसका नाम है कटहल, खाया है? आप बोलेंगे हाँ सर वो भी खाया। कटहल खाया ना? अब आप मुझे बताएं, आपने अगर कटहल खाया, आपने अगर पालक खाई, आप सोचना पालक में ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। कटहल में ज्यादा क्या मिलता है? याद रखना, तेल होता है कटहल में। कभी काट के देखना, कटहल में तेल होता है, तेल। अब जरा सोचिए, तेल क्या एक रूप का लिपिड है? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, पालक एक पेड़ है, एक वनस्पति ही तो है ना, कटहल भी क्या है? वनस्पति ही तो है ना। अब जरा सोचिए, इन दोनों वनस्पति की अगर मैं कोशिका की बात करूं, तो कटहल की जो कोशिकाएं होंगी, कटहल की जो कोशिकाएं होंगी, उनमें ज्यादा क्या मिलेगा? आरईआर के एसईआर। आप बोलेंगे सर एसईआर क्यों? क्योंकि कटहल ज्यादातर क्या उत्पन्न कर रहा था? लिपिड कर रहा था, तेल था ना, तेल के एक प्रकार का लिपिड। तो कटहल की कोशिकाओं में ज्यादातर क्या मिलेगा? एसईआर। वहीं अगर मैं पालक की बात करूं, तो पालक की कोशिकाओं में ज्यादातर क्या मिलेगा? आरईआर। तो सिंपल तरीके से याद रखना कि वे कोशिकाएं जो प्रोटीन का संश्लेषण ज्यादा करेंगी, उनमें ज्यादा मिलेगा आरईआर, और वे कोशिकाएं जो लिपिड्स का संश्लेषण ज्यादा करेंगी, उनमें मिलेगा एसईआर। अब आप पूछेंगे सर हमारे अंदर, मैं उदाहरण बता देता हूं कुछ कोशिकाओं के, ध्यान से सुनना। यकृत कोशिका, याद रखना। कौन बेटा? यकृत कोशिका, भूल मत जाना। हमारी जो यकृत होता है ना, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी, उसमें उनकी कोशिकाओं में ज्यादातर क्या मिलता है? एसईआर मिलता है, भूल मत जाना। दूसरा, आपने वसीय ऊतक नाम सुना है? या वसा में ऊतक, जिसको हम बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं? वसा में ऊतक या एडिपोज टिश्यू। यहां पर गाल में, मतलब त्वचा के नीचे होता है। सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में बोलूं, हमारी जो त्वचा होती है ना, त्वचा, स्किन, उसके नीचे मिलता है कौन? वसा में ऊतक। अब जरा सोचिए, मैं ज्यादा तला हुआ खाना खाऊंगा, मैं बर्गर, पिज्जा, ये फास्ट फूड अगर खाऊंगा, उसमें ज्यादातर क्या होता है? तेल ही तो होता है। वो तेल मेरे अंदर जाएगा, इस ऊतक की कोशिकाओं में इकट्ठा होता जाएगा, इस ऊतक की संख्या बढ़ती जाएगी, ये ऊतक बढ़ता जाएगा तो त्वचा मेरी बाहर निकलेगी। आपने देखा होगा कई लोगों के गाल फूले होते हैं, पेट निकला होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये वसा में ऊतक या एडिपोज टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें वसा भर भर के स्टोर हो जाती है। टन टन। तो ये सिंपल से दो उदाहरण याद रखना। बाकी यहां पर अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो इसके ज्यादातर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना सा एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। हमारी एक ग्रंथि है, कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की कोशिकाएं, ठीक है, जो किसका संश्लेषण करती है बेटा? प्रोटीन्स का। और वो प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा जी सिंपल सा अंतर किसके बीच में? हमारा अंतद्रव्य, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतद्रव्य जालिका। और इसी के साथ हमने क्या समाप्त कर दिया? जरा सोचिए, खत्म। बस जितना पढ़ा है इससे एक प्रश्न लिख कर दे रहा हूं, एक प्रश्न अगर बाहर से आ जाए इस टॉपिक से, गारंटी है मेरी। और बोलो किससे? जो मैंने आपको पूरा बताया ना अंतद्रव्य जालिका, अगर आपने इतना भी याद रख लिया, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, बशर्ते आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये था बेटा जी हमारा अंतद्रव्य जालिका। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताएं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। क्या बेटा? हम बात करने वाले हैं ये जो आरईआर पर जो राइबोसोम मिल रहे थे उनके बारे में। हालांकि मैंने सब कुछ बताया था, फिर भी आज मैं वापस से फिर से रिपीट करूंगा। आइए बात करते हैं। क्या अंतद्रव्य जालिका हमारा हो चुका है? ठीक है, इसके कार्य बताने की जरूरत है। इसके आप पूछेंगे सर इसके आपने कार्य नहीं बताए। अरे बाबू, कार्य अंतद्रव्य जालिका जब है दो प्रकार की, तो दो कार्य दोनों के सिंपल से समझ में आ गए ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। एक एक्स्ट्रा कार्य मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा कार्य, उसके अलावा आप समझ लें। देखो, अगर मैं सिंपल अंतद्रव्य जालिका की बात करूं, कॉमन फंक्शन देखो, इन दोनों को मिलाकर अगर मैं फंक्शन देखूं, तो बेटा जी प्रोटीन संश्लेषण तो है, प्रोटीन संश्लेषण तो हो ही रहा है। हाँ बोलिए हाँ सर हो रहा है। लिपिड का संश्लेषण भी हो रहा है। हाँ बोलिए हाँ सर, लिपिड संश्लेषण भी हो रहा है। चलो जी, अब तीसरा कार्य मैं आपको बता रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाएंगे। देखते हैं बेटा, अंतःद्रव्य जालिका लिखता हूं, ये थोड़ा सा फील आएगा। ये यानी अंतद्रव्य जालिका, ये कोशिका कंकाल का निर्माण करती है। क्या बोला हमने? ये कोशिका कंकाल का निर्माण करती है, या करती की जगह करवाती है, ज्यादा बेटर रहेगा, करवाती है। कोई सोच सकता है इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? कोई सोच सकता है इस लाइन का मीनिंग क्या होगा कि कोशिका कंकाल का निर्माण करवाती है? इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? अब जिनको नहीं पता है गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं इस लाइन का मतलब। देखिए बेटा, आपको मैंने कहीं ना कहीं कोशिका कंकाल का मीनिंग बता चुका हूं। देखो, मैं पहले ऐसे मत बोलना कि नहीं बताया सर कोशिका कंकाल क्या होता है। कोशिका कंकाल यानी ऐसी संरचना है जो कोशिका का कंकाल बनाती है, जो उसकी संरचना को बनाए रखती है ना, वही क्या कहलाता है कोशिका कंकाल। अब जरा सोचना, दिमाग लगाना, इमेजिन करो, एक जंतु कोशिका, मैं जंतु कोशिका की बात करूं, पादप की नहीं, अभी प्रोकैरियोट की नहीं, एक जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं, तो कोशिका कंकाल कौन बनाता है? याद करिए, मैंने आपको बताया था दो संरचनाएं। कौन सा? सूक्ष्म नलिका, क्या नाम है? सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। याद आ रहा है? भूल गए थे? याद आ गया? सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, ये कुछ संरचनाएं होती हैं जो कैसी होती है? जरा सोचो, एकल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली से घिरी रहती है, दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, या झिल्ली होती नहीं है? दिमाग लगाओ, ये कोशिकांग है, याद रखना, ये कोशिका अंगक है। सोचो, क्या इन पर कोई झिल्ली थी कि नहीं थी? नहीं थी। ये आवरणहीन कोशिका अंगक थे। कैसे थे बेटा? आवरणहीन कोशिका अंगक थे। अब मैं आपसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब इधर देखना,
ये किससे बने होते हैं बेटा? ये ना सूक्ष्म नलिका ये प्रोटीन से बनी होती है, इसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन। याद रखना ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ना, यानी ट्यूब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। अभी देखो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ने एक नलिका रूपी संरचना बना दी, एक नलिका के जैसी संरचना बना दी, ठीक। क्या नाम दिया? सूक्ष्म नलिका। और इस नलिका में कोई आवरण नहीं है, बस खत्म। ये एक सूक्ष्म नलिका, एक आवरणहीन संरचना, बस तंतुओं से बनी हुई। किसके तंतुओं से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मिल रहा है, बस सूक्ष्म तंतु। ये किससे बने होते हैं बेटा? ये भी प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कौन सा? एक्टिन। याद रखना एक्टिन प्रोटीन के तंतु होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं कौन? सूक्ष्म तंतु, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो ये, जरा गौर फरमाएं, जरा सोचो एक लेखक आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस शब्द को देखो जरा और अपनी नजरें गड़ाओ यहां पर, अपनी नजरें गड़ाओ यहां पर। क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन लिखा हुआ है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, सब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन बना रहे हैं, सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नलिकाएं बना रहे हैं, और ये बना रहे हैं कोशिका कंकाल। अब प्रभु जरा सोचो, सोचो इसका कार्य क्या था? क्या था भाई? क्या था? क्या बनाना? जरा सोचिए। क्या? प्रोटीन संश्लेषण। देखो ये दोनों संरचनाएं किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। यानी कहीं ना कहीं कोई खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका जो है कोशिका के अंदर क्या बना रही है? ये बना रही है, ये प्रोटीन बनवाएगी। कौन? खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और वो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका ने ये अगर प्रोटीन बनाए तो ये प्रोटीन बनाएगी। ये संरचना क्या कहलाएगी? कोशिका कंकाल। अब आप मुझे बताएं मैंने क्या लिखा है? अंतःद्रव्य जालिका का कार्य क्या बनवाने में सहायता कर रही है? क्या? कोशिका कंकाल का निर्माण करवाती है। कौन? अंतःद्रव्य जालिका। अब डन डना डन डन ये हमारा पूरा खत्म हुआ है। क्या? अंतःद्रव्य जालिका। यहां तक पूरा का पूरा। आई होप यहां तक सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कोशिकांग है उसको फटाफट हम निपटाते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने हालांकि आपको पहले भी बताया है, एक बड़ी इकाई होती है, एक छोटी इकाई होती है ना। देखो इस तरीके से एक बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है। किसका निर्माण कर रहे हैं भैया? ये निर्माण करते हैं किसका? सोचो, दिमाग लगाओ, किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। यानी अमीनो अम्ल को मैं जोड़ता जाऊं। इसको जरा सोचिए, दीवार को अगर मैं बनाना है तो मैं ईंटों को जोड़ता जाऊं, ईंटों को, तो दीवार खड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से अमीनो अम्ल को मैं जोड़ता जाऊं तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो राइबोसोम क्या कर रहा है? ये राइबोसोम, ये मूंछ वाला राइबोसोम जो यहां पर दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अमीनो अम्ल को जोड़ता जा रहा है। जब अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे, जैसे ईंट जुड़ती जाती तो क्या बन जाती? दीवार। ऐसे अमीनो अम्ल जब जुड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो जरा सोचिए राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री बोला जाएगा? आप सीधा बोलेंगे सर किसे? राइबोसोम को फैक्ट्री बोला जाता है। किसकी? प्रोटीन की। क्लियर? चलें आगे। अब कुछ यहां पर राइबोसोम के बारे में कुछ जो तथ्य हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं वापस से लेकर आया हूं कि बेटा ये जो राइबोसोम की जो खोज है इस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। किसमें? पादप कोशिका में। जबकि पैलेड, अब हमारी एनसीईआरटी में शायद पैलेड लिखा हुआ है, जिसने जंतु कोशिका में की थी। किसमें करी थी बेटा? जंतु कोशिका में करी थी। किसने? पैलेड ने जंतु कोशिका में करी थी और रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में करी थी। नीट में अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आपने पैलेड जरूर याद रखना है, पैलेड ने, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोटीन की फैक्ट्री ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिका का अंग कौन होता है? राइबोसोम होता है। भूल मत जाना किसी भी हालत में, ठीक है। किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है और आरएनए से बना होता है। जिनको ये लाइन अभी समझ में नहीं आई है टेंशन मत लेना, ये बाद में भी आएगा। और पता है ये कब आएगा? जब मैं आपको केंद्रक पढ़ाऊंगा ना, केंद्रक, न्यूक्लियस, तब आएगा। याद रखना ये आएगा कब आएगा? जब हम केंद्रक पढ़ेंगे ना। उस केंद्रक में जो आज मैंने चेरी दिखाई थी, आपको एक संरचना दिखाई थी गोल गोल लाल रंग की आइसक्रीम वाली, क्या थी वो? केंद्रिका थी। क्या थी? केंद्रिका। तो जब हम केंद्रिका पढ़ेंगे ना, क्या केंद्रिका, तब याद दिलाऊंगा मैं आपको कि राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन। अभी के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन अभी मत पूछना क्योंकि अभी अगर मैं बताने बैठा तो ऊपर से चला जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, आएगा इसी अध्याय में आएगा। कौन? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है कौन? राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये कोशिका द्रव्य में या तो मुक्त रूप से मिल सकते हैं, फ्री मिल सकते हैं, या किसके अंदर मिल रहे हैं? अंतःद्रव्य जालिका में मिल रहे हैं। सोचो अंतःद्रव्य जालिका अभी नहीं पड़ा, खुरदरी, उसको नहीं मिल रहा, राइबोसोम मिल रहा है। या तो देखो कोशिका द्रव्य में फ्री मिल रहा है, फ्री, मुक्त, या अंतःद्रव्य जालिका से जुड़े हैं, या मैंने आपको ये भी बताया था ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और हरित लवक में भी होते हैं। याद रहा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में कैसे थे? 70s थे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में 70s थे ना, प्रोकैरियोटिक के जैसे थे ना, जैसे प्रोकैरियोट में 70s मिलते हैं, ऐसे यहां पर भी 70s मिलते हैं। और मुक्त रूप से जो मिलेंगे और अंतःद्रव्य जालिका में मिलेंगे यूकैरियोट्स में, वो कौन से होंगे? 80s। यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं भैया, कौन सी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो मिलेंगे वो 70s, और मुक्त रूप से अगर और कोशिका द्रव्य में मिलेंगे या अंतःद्रव्य जालिका पर मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे? 80s, ठीक है। किससे बने होते हैं? दो इकाइयों से बने होते हैं, मैंने आपको बता दिया, छोटी और बड़ी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन सा होता है? 70s होता है, और यूकैरियोट्स में हम मुख्य रूप से बोलते हैं 80s। लेकिन यूकैरियोट्स में जब हम डिटेल अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है यूकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, इसमें कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से और अंतःद्रव्य जालिका पर, खुरदरी पर कौन से मिलते हैं? 80s। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हरित लवक के अंदर कौन सा होता है? 70s। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था यहां पर ये 70s की दो इकाई है, जो बड़ी होती है वो 50 होती है और छोटी होती है वो 30s होती है। अब ये ना चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 30 क्या है, 50 क्या है, S क्या है, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। 80s की जो बड़ी इकाई है वो 60s होती है और छोटी इकाई 40s होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोनों की, 70 80 की। और क्या है ये 70s? ये मैंने आपको बताया था, या तो स्वेडबर्ग इकाई बोल दीजिए या अवसादन इकाई बोल दीजिए। जब हम क्या कराते हैं, अवसादन यंत्र जो होता है इसमें अवसादन कराते हैं, तो हमें गति के आधार पर, कितनी गति के आधार पर अवसादन होता है उस हिसाब से हमने नाम दिया क्या? 70s 80s, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था बेटा जी, आज हमने पूरा कंप्लीट किया है। क्या सोचो, क्या दिमाग लगाना, हमने अंतःद्रव्य जालिका भी पूरी पढ़ ली है, और राइबोसोम में ऑलरेडी आपको सारा बता चुका था, सब कुछ बता चुका था, कुछ छोड़ा नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया था। याद करें मैंने जब बोला था ना, क्या ये बाद में आएगा लेकिन अभी बताना जरूरी है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि आपके प्रश्न आते एस क्या था, है ना, इसलिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कोई मार मतलब 1 मिनट रिवीजन। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा जी? आज हमने
पहला कोशिकांग पड़ा अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उसकी खोज किसने करी है? पॉटर ने, रॉबिन्सन ने। नाम किसने दिया? पॉटर ने। कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। कोश होता है जिसको हमने सिस्टर नहीं बोला। आशय जो कोटिका के रूप में, नलिकाएं जो आड़ी तिरछी मिर्ची जैसी भी हैं, शाखित थी, है ना। फिर हमने देखा इनके प्रकार 2 प्रकार है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी पर राइबोसोम मिल रहा है। कौन से प्रकार है? विशेष प्रकार के प्रोटीन, राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकंड, जो चिकनी पर नहीं मिल रहे इसलिए राइबोसोम नहीं चिपक रहा था। एक कणिकीय में है और एक अकणिकीय है। तो जो अकणिकीय वो है आपकी चिकनी जिसका कार्य था लिपिड का संश्लेषण, और खुरदरी जो जिस पर राइबोसोम मिले तो उसका कार्य क्या था? प्रोटीन का संश्लेषण। उसके अलावा कोशिका कंकाल तो बना ही रहा क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ कोशिका कंकाल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, फिर राइबोसोम जस्ट रिवाइज कराया मैंने आपको क्या क्या है, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अंतर्द्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? जल्दी से सोचो, अंतर्द्रव्य जालिका की खोज किसने करी? खोज पॉटर ने, थॉमसन ने, दोनों ने, या कोई नहीं? दोनों ए और बी, कोई नहीं, पॉटर, थॉमसन, किसने खोज करी थी? दूसरा प्रश्न बच्चों, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका किसका निर्माण करती है या किसका संश्लेषण करती है? लिपिड का, प्रोटीन का, दोनों लिपिड और प्रोटीन का, या कोई नहीं? समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है उसकी खोज किसने करी? मैंने आपको बताया 1945 में इसने भी करी, इसने भी करी, खोज दोनों ने करी है। तो आंसर क्या हो गया? सी। अगर यहां पर प्रश्न पूछ लेता नाम किसने दिया है, नाम किसने दिया है, तब आप आंसर देते सिर्फ पॉटर ने, ठीक है। समझ में आया? खोज दोनों ने करी। दूसरा, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य क्या होता है? क्या संश्लेषण करती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका? किसका निर्माण करती है बेटा? सीधा सीधा लिपिड। प्रोटीन का थोड़ा ना करती है। प्रोटीन का कौन करती है? खुरदरी करती है। लिपिड का कर रही थी कौन? चिकनी। बताएं, सिंपल सा था, सभी ने करेक्ट किया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको नेक्स्ट कोशिकांग पढ़ाऊंगा और वो कौन सा होगा? गोल्जी, बाय, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में।